अस्सलाम वालेकुम। आज यूनिट 1 हमने पढ़ना है मेजरमेंट्स का ना। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन जो इसको साथ में लाइव लेक्चर ले भी रहे हैं और इसमें साथ साथ कमेंट भी करेंगे। और बाकी मैं बाहर ओपन माहौल में बैठा हुआ हूँ, ज़रा ओपन एटमॉस्फेयर में बैठा हूँ। ये गार्डन है मेरे घर का, इधर मैं बैठ के लेक्चर ले रहा हूँ। ज़रा आपको एनवायरनमेंट जो है रिकॉर्डिंग का वो ओपन लगेगा कि जैसे हम बाहर ओपन एरिया में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यानी ये उन बच्चों के लिए जो बाद में इसको रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। तो अभी जो स्टूडेंट बैठे हैं, आप किसी भी टाइम पे कोई भी चीज़ आपको अगर समझनी हो या आपको समझना है, आप पूछ सकते हैं इसमें जब भी चाहें। आप इसको अपना कोई भी क्वेश्चन, जो चीज़ आपको ना क्लियर हो, वो बता सकते हैं। तो यूनिट 1 मेजरमेंट्स हमने पढ़ने। हम फेडरल बोर्ड के मौजूदा करिकुलम के हिसाब से पढ़ेंगे। और इसको मौजूदा करिकुलम को की बात मैंने इसलिए की कि मैं जो बुक यूज़ करूँगा वो इस वक्त का फेडरल बोर्ड का करिकुलम है, जो कि 22/04/2020 डेट पे इस वक्त राइज है। और मेरा नाम, मैंने अभी अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। ये मेरे स्टूडेंट पहले मुझे जानते हैं, ये रिकॉर्डिंग के लिए बता रहा हूँ ताकि बाकी बच्चे जब ये देखें तो उनको पता हो। तो इससे पहले हमारे डिफरेंट टीचर्स आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं, जो आप बच्चों को शेयर भी किया गया था। तो इसी सिलसिले में मेरा ये जो है ना, इस सेशन का लेक्चर है। तो बेस कॉलेज की तरफ से बाकी वो बच्चे जो रिकॉर्डिंग में ज्वाइन करेंगे उनको वेलकम। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। हम इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करेंगे, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सिलेबस होगा। इससे हट के हम कोई और बात नहीं करेंगे, यानी सिलेबस के अलावा। और हम और मेरा इसमें अप्रोच ये होगी कि मैंने कोई फैंसी बात नहीं करनी है कि इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ बताऊं। मेरी अप्रोच सिर्फ इतनी है कि जो हमारा सिलेबस है उस तक की बात आपको आती है, और इसीलिए सिर्फ हम बुक का कंटेंट यूज़ करेंगे। बुक के अलावा हम कोई कंटेंट इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये पहला हमारा इंट्रोडक्शन पेज है, जो कि बुक में एज इट इज़ मौजूद है। ये आपकी बुक का ही हिस्सा है। तो आपको जो है वो मैंने आपके सामने शो कर दिया। अब यहाँ से साथ साथ मैं हाईलाइट करता जाऊंगा इसको। आप हाईलाइट भी कर सकते हैं अपने पास बुक में मार्क भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट लेता है बुक। जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स इज नॉट हिडन फ्रॉम टूडे ह्यूमन बीइंग। हमें आज पता है कि फिजिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। यानी आज हम ये अगर रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो ये फिजिक्स की इनोवेशंस और इसी की स्टडीज़ की वजह से हम ये इस काबिल हुए हैं कि हमने ये टेक्नोलॉजी बनाई। और ये रिकॉर्डिंग, मोबाइल, टैबलेट्स, पीसी, लैपटॉप, ये इंटरनेट, ये सारी चीज़ें इसी की देन है। इसके बाद फिजिक्स गेव द इनसाइट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इवेंट्स हैपनिंग इन द यूनिवर्स। फिजिक्स ने हमें ये बताया है कि यूनिवर्स में हमारे इर्द गिर्द क्या चीज़ें हो रही हैं, और इवेंट्स हैपनिंग इन यूनिवर्स कौन कौन से इवेंट हैं। ये ज़रा थोड़ा सा इसको समझ लें कि इवेंट से क्या मुराद है यहाँ पे फिजिक्स वालों के लिए। इवेंट्स हैपनिंग इन यूनिवर्स जो है वो हमारे पास जैसे कि सूरज का निकलना, सूरज की रोशनी ज़मीन तक आना, यानी उसको हम कहते हैं कि सूरज निकल आया। इसके अलावा ज़मीन का सूरज के गिर्द रिवॉल्व करना। ये इवेंट्स, इस तरह के जो इवेंट्स हैं इनको हम इवेंट्स कहते हैं। इसके अलावा हम फिजिक्स में माइक्रो इवेंट भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि किसी जगह पे पानी का बहाव, किसी ऑब्जेक्ट का किसी जगह से दूसरी जगह तक मूव करना। ये तमाम चीज़ें इवेंट है। यानी कोई भी चेंज आएगा जो कि हम जिसको डिटेक्ट कर सकें, वो हमारे लिए इवेंट होगा। एनी चेंज विच वी कैन डिटेक्ट इज अ इवेंट। और चेंज ऑब्वियसली बात है कि टाइम जैसे एग्जिस्ट करता है, कोई ना कोई चेंज जरूर आ रहा होता है। हमेशा कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं रह रही होती। हमारी अराउंड कुछ ना कुछ चेंज लाजमी आ रहा होगा, और वो हमारे लिए इवेंट एज इवेंट रिकॉर्ड हो रहा होगा। अच्छा, हमारी जो फिजिक्स की स्टडी है, फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेके, यानी सब स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। यहाँ पे हमारे पास जो है ना इस वक्त ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इवन दो कि आप जब इसी सिलेबस का, यानी सेकेंड ईयर का पार्ट 2 जो इसका सिलेबस है वो पढ़ेंगे, तो आपके सामने सब एटॉमिक पार्टिकल स्मॉलेस्ट ये नहीं रहेंगे। आपके पास नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाएंगे, जिनका नाम क्वार्क्स होगा, लेप्टॉन्स होगा, बोसॉन्स होगा। और वो आपके सिलेबस का हिस्सा ही है। लेकिन इस वक्त तक क्योंकि आपकी स्टडी
इस इन पार्टिकल्स तक महदूद है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक, इसलिए इस सिलेबस में उसने इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही कहा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इवन दो ये स्मॉलेस्ट नहीं है बल्कि इनके अलावा भी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, न्यूट्रॉन से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिनसे न्यूट्रॉन बना हुआ है, और प्रोटॉन से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिनका नाम बोसॉन्स होता है, उनसे मिलकर प्रोटॉन बना हुआ है। तो ये स्मॉलेस्ट नहीं है, लेकिन इस वक्त तक की आपकी स्टडी के मुताबिक यही स्मॉलेस्ट है। टू अ ह्यूज हेवनली बॉडी लाइक गैलेक्सीज तक की रीच जो है हमें स्टडी जो है वो इस तक रेंज तक महदूद है। हालांकि गैलेक्सी से भी अबव नेबुला और काफ़ी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम स्लोएस्ट स्केल से माइक्रो स्केल से मैक्रो स्केल, यानी माइक्रो छोटे से छोटा स्केल एंड मैक्रो बड़े से बड़े स्केल तक हम पढ़ते हैं या हमें पता लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना, अभी तक आपने, क्योंकि इससे पहले यही चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपने स्मॉलेस्ट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से स्टार्ट लिया था और हैवीएस्ट में गैलेक्सीज तक गए थे, तो अभी आपको उसने वही एग्जांपल यहाँ पे दी है जो कि प्री रिक्विजिट में आपका सिलेबस जरूरी था, जैसे 9th 10th तक। अच्छा, इट एक्सप्लेन द नेचर एंड अक्रंस इन द नेचर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल्स। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास ये क्या एक्सप्लेन करती है, ये एक्सप्लेन करती है कि आपके पास नेचर क्या चीज है, ये नेचर किस चीज को कहा जाता है, वो उसको फिजिक्स हमारे पास एक्सप्लेन करती है। एंड दी अक्रेंसेस, और उस नेचर में कुछ चीजें जो हो रही हैं जिनको हम विटनेस करते हैं कि ये हो रही हैं, इनको जो है वो डिस्कस किया जाता है। occurrences इन द नेचर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल लॉज और प्रिंसिपल की टर्म में उनके मुताबिक। अच्छा, इसमें नेचर मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये बड़ी जबरदस्त सी बात है। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा एक आर्किटेक्चर के साथ रिलेट करके। आप एक बिल्डिंग में बैठे हुए हैं इस वक्त और आप देख रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द एक बड़ी अच्छा एक आर्किटेक्चर मौजूद है जिसके अंदर आप इस वक्त बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं इवन दो बाहर बैठा हुआ हूँ गार्डन में हूँ, लेकिन मैं एक बिल्डिंग के सामने बैठा हुआ हूँ, तो मैं जो नजर आ रही है बिल्डिंग, ये आर्किटेक्चर है। अगर कोई किसी ब्रिज को देखें वो आर्किटेक्चर है, किसी ह्यूमन डिजाइन थिंग को देखें वो एक आर्किटेक्चर है। तो एक आर्किटेक्चर जो होता है उसको बनाने के लिए जो आर्किटेक्ट होता है वो कुछ रूल्स का सहारा लेता है। अगर वो जो रूल्स का सहारा लेता है उससे मुराद दिया है कि वो कॉलम कितनी दूर बाद रखेगा, यानी उसके वेट के लिए देखेगा, वो देखेगा सॉइल की कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी बिल्डिंग्स ऊपर हाइट पे बना सकता है, वो ये देखेगा कि कितनी इकोनॉमिकल कॉस्ट है। वो जो रूल्स हैं उनके मुताबिक उस आर्किटेक्चर को बिल्ड करेगा। इसी तरह जो हमारी जो नेचर है, जो हमें नेचर हमारे पास क्या है, हमारे इर्द गिर्द वाट एवर जो भी हमें नजर आता है या एक्सपीरियंस होता है वो सब नेचर है। मैं बैठा हूँ गार्डन में, मुझे ये फल पत्ते पौधे दरख्त ये नजर आ रहे हैं, यही नेचर है। आप बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग है वो आप नेचर है, क्योंकि वो नेचुरल थिंग से बनी हुई है, कुदरत ने बनाई है। हमें रोशनी, मेरे सामने रोशनी सन से आ रही है और मैं इस वक्त सटल सी लाइट में बैठा हुआ हूँ, यानी शेड में हूँ, लेकिन मेरे पास जो है वो लाइट है जो कि सूरज की आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट है, तो वो भी नेचर है। आप जो है अगर रूम में बैठे हुए हैं तो आपके पास जो लाइट आ रही है वो आपके पास जो है वो भी नेचर, इवन दो आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड है, लेकिन वो नेचर की ही एग्जिस्टेंस की वजह से, यानी नेचर के रूल्स की वजह से बनी है। तो जो ये हमारी कंप्लीट यूनिवर्स है, जो हमारी ये कुल कायनात है, वो नेचर के कुछ रूल्स पे बनी है। और वो जो नेचर के रूल्स हैं जिसके ऊपर ये कंप्लीट नेचर चल रही है, उन रूल्स को स्टडी करना, उन रूल्स को समझना हमारे पास जो है वो साइंस और फिजिक्स का काम है। यानी ये दरअसल इसको रीफ्रेम कर लेते हैं कि अगर नेचर या यूनिवर्स एक आर्किटेक्चर है, तो इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है, डिजाइंड है, डिजाइंड आर्किटेक्चर के रूल्स समझना कि किन रूल्स पे इसको आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया या किस रूल्स पे ये बना हुआ है, वो तमाम काम हमारा साइंस और फिजिक्स का। तो ये जो बेसिकली हमारे पास नेचर है, इसको समझना और इसके अंदर होने वाले इवेंट्स जो हमें महसूस होता है कि हो रहे हैं, जैसे मैंने काफी सारी मिसालें आपके सामने दी हैं, इनको इनको डिस्कस करना और इनके ऊपर कुछ अपनी राय कायम करना, ये हमारे पास साइंस का और फिजिक्स का काम है। तो इस पॉइंट पे अगर आप कुछ पूछना चाहें, कुछ डिस्कशन अपनी ऐड करना चाहें, तो अभी आप कर सकते हैं। आप बस इसमें अगर आपको ये मेरा पॉइंट अगर समझ आया तो। क्यों स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट समझ आया है? आपको ये मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ? जी सर आ रहा। जी सर आ रहा। इसमें कोई आप अपनी डिस्कशन ऐड करना चाहें?
नो सर। नो नो सर। अच्छा, इसमें देखें ये आर्किटेक्चर जो है वो हमारे पास अब बना हुआ है, डिजाइंड है, ठीक है। आर्किटेक्चर ये बना हुआ जो डिजाइंड है ये नेचर है, ठीक है। ये यूनिवर्स जो है वो कुछ रूल्स पे बनी हुई है, ये बात तो क्लियर है ना उमर आपको? यस सर। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास डिजाइन है, ये किसी ना किसी रूल पे चल रहा है। ये भी हमें समझ आ रही है कि सन एक मखसूस टाइम पे निकलता है, तो एक मखसूस टाइम पे वो गरूब हो जाता है। एक मखसूस टाइम पे सर्दियां आती हैं और एक मखसूस टाइम पे गर्मियां आ जाती हैं। अच्छा, बारिश होती है, गर्मी जो है वो जो चूल्हा जो अगर जलाते हैं तो वो मखसूस हीट प्रोवाइड करता है। ये सारे कुछ ना कुछ रूल्स ये हमें चीजें ये बताती हैं कि ये सब चीजें कुछ ना कुछ रूल्स पे होती हैं, ये हमें बता रही हैं ना चीजें। जी। तो जब हमें ये सारी चीजें बताती हैं, ये रूल्स पे हो रही हैं, तो इन्हीं रूल्स को अगर हम लिख लेंगे या इनको डिस्कस कर लेंगे या इनको डिफाइन कर लेंगे, ये हमारे पास साइंस होगी या फिजिक्स होगी। ठीक। क्लियर होगी पॉइंट आपको? अच्छा, जी। अब आगे चलते हैं। ये क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन है तो मैं आज फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल क्लियरली क्लियर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से ऑनवर्ड हम जितना सिलेबस, क्योंकि सिलेबस हम पढ़ते जाएंगे, हमें ये पता तो हो कि हम पढ़ किस चीज को रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं आर्किटेक्चर को, जो कि यूनिवर्स का है। और ये आर्किटेक्ट हुआ किन चीजों पे, किन चीजों के ऊपर डिजाइन हुआ है, वो रूल्स हमने सारे पढ़ने हैं। तो इसमें आप एक पॉइंट जरा ध्यान में रख लीजिएगा कि इसका आर्किटेक्ट जो है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, या बल्कि काफी ज्यादा क्या, वो सुपर इंटेलिजेंट है। तो ये आर्किटेक्चर, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टडीज फिर कोई नहीं हो सकती अगर आप हम्म, इसको समझ लें कि इसका आर्किटेक्ट जो है ना वो कितना कमाल का है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक। तो अब एक्सप्लेन द अकरेंस इन नेचर एंड टर्म्स ऑफ फंडामेंटल लॉज। फंडामेंटल लॉज की टर्म्स में हम इनको पढ़ते हैं। हम बड़े बुनियादी बुनियादी लॉज बनाते हैं और उन लॉज की मदद से हम जो है वो इनको स्टडी करते हैं, और वो हमारे पास क्या हो जाता है, इसको हमें जो है वो फंडामेंटल लॉज की टर्म में हमें प्रिंसिपल्स वगैरह प्रोवाइड करता है, लॉज और प्रिंसिपल्स। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इन टर्म ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड प्रिंसिपल जो है वो आ गया। अब फंडामेंटल लॉ के लिए एग्जांपल दी गई है। फंडामेंटल लॉ, बुनियादी लॉ जो है, सबसे ज्यादा बुनियादी लॉ जो है ना वो हमारे पास, जो अभी तक आप इससे पहले पढ़ के आए भी हैं, वो आपके पास फंडामेंटल लॉ जो है वो आपके पास न्यूटोनियन लॉज थे, जिसमें आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ पढ़ा, और इन तीनों की एक स्टेटमेंट भी थी। एक में आपके पास था जनाब एक्शन एंड रिएक्शन का था, जो थर्ड लॉ था। इसके बाद एफ इज इक्वल टू एम ए था, एफ इज इक्वल टू नेगेटिव एफ था, यानी एक्शन की फोर्स नेगेटिव एफ के बराबर होती है, ठीक है। और इसी तरह से आपने प्रिंसिपल में अर्शिमिदस का प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसमें बॉइंट फोर्स होती थी, और आपके पास पानी में अगर कोई चीज फ्लोट करती थी तो वो वापस, वो उसी के जितना एरिया डिस्प्लेस करती थी उतना ही उसका अपना वेट होता था, और उसको वो फ्लोट तब करती थी जब उसका वेट जो है वो ओवरऑल जो है वो फ्लोट जो डिस्पर्स्ड एरिया था उससे लेस होता था। या तो वो हमारे पास हमने प्रिंसिपल पढ़ा था। अच्छा, लॉ और प्रिंसिपल को थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। लॉ जो है वो एक साइंटिफिक जो कैलकुलेशन है उसके साथ आता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ एग्जिस्ट करता है। जो प्रिंसिपल होता है वो हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव, मोर डिस्क्रिप्टिव होता है देन, मतलब वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है, एक और जर्नलाइज्ड थिंग होती है इन स्पेसिफिक सिचुएशन में। यानी एक स्पेसिफिक सिचुएशन थी कि पानी के अंदर जो है, जो पानी होगा उसमें बकायदा चीज इमर्स्ड होगी, देन वो फ्लोट करेगी या नहीं फ्लोट करेगी, ये देन डिसाइड होगा। तो वो उस टाइम पे वो स्पेसिफिक कंडीशन इम्पोज होती थी। तो ये एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में एक प्रिंसिपल वैलिड होता है, लेकिन लॉज एक जर्नलाइज्ड फॉर्म में होते हैं कि आपको वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और कैलकुलेशन करके देते हैं लॉज आपको। इवन दो प्रिंसिपल्स भी की बेसिस पे भी कैलकुलेशन हम डेवलप करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो है डिस्क्रिप्शन को कहा जाता है, और उस प्रिंसिपल की बेस पे हम कैलकुलेशन तैयार करते हैं, जबकि लॉ खुद एक कैलकुलेशन का नाम है। जैसे एफ इज इक्वल टू एम एक न्यूटोनियन लॉ है, तो न्यूटन का लॉ है, तो उसमें एफ इज इक्वल टू एम ए इज स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिसको हम लॉ कहते हैं। इसके साथ एक डिस्क्रिप्शन आती है कि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करती है। अच्छा, फिजिक्स इससे आगे चलते हैं। फिजिक्स इज मोर क्वांटिटेटिव रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। फिजिक्स जो है ये जो वर्ड है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये आपकी अगर आपने फिजिक्स को जानना है या फिजिक्स को समझना है, तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी अपनी लाइफ में,
कि मोर क्वांटिटेटिव है देन रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। अब क्वांटिटेटिव किस चीज को कहा जाता है? ऐसी चीज जिसमें आपके पास है किसी चीज की क्वांटिटी डिस्कस हुई हो, या आपके पास है क्वांटिटी से मुराद उसकी मेजरमेंट है, उसकी 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 अमाउंट पता हो कि कितनी अमाउंट है। और रेदर देन डिस्क्रिप्टिव जो है ना, ये आपके पास है डिस्क्रिप्टिव बात की होती है कि एक जनरल आप डिस्क्रिप्शन दे देंगे, अभी रोशनी है, अभी सन इस वक्त निकला हुआ है और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है, और ये आपके पास एक डिस्क्रिप्शन है। और आपके पास क्वांटिटी ये है कि अगर मैं लाइट की जो इंटेंसिटी है वो मेजर कर दूं किसी इंस्ट्रूमेंट से कि इतनी ब्राइटनेस है इस वक्त, तो ये जो है वो क्वांटिटेटिव होगा। तो ये जो मोर क्वांटिटेटिव फिजिक्स, मोर क्वांटिटेटिव है फिजिक्स की कोशिश ये होती है कि आपको क्वांटिटी भी बताई जाए, आपको चीज की वैल्यू भी पता हो कि कुछ उसकी क्वांटिटी कितनी है, या उसकी आपके पास है उसकी कैलकुलेशन क्या है, और फार्मूला भी पता हो कि किससे वो क्वांटिटी कैलकुलेट होती है। तो ये आपके पास जो है ना फिजिक्स है। और आपने हमेशा याद रखना है जहां पर भी आप अपने सिलेबस में अगर कोई फार्मूला पढ़ेंगे, कोई लॉ पढ़ेंगे, कोई कैलकुलेशन पढ़ेंगे, तो उस स्टेटमेंट के साथ उसको हमेशा याद रखेंगे। और अगर आप कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें हमेशा फार्मूला उससे लिंक्ड, जो जिस लॉ की बेस पे वो आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है, उसका जो है आप आंसर के अंदर साथ में वो लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी यूज करके बताएंगे। जैसे आपके टेस्ट में आपने वर्क डन के क्वेश्चंस का जवाब दिया था, तो उसमें आपने ये बताया था कि आपका जो वर्क डन है वो इस वक्त हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वहां वर्क डन का फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट करके जवाब देना जरूरी था। यानी वो ज्यादा अप्रिशिएटेबल था और ज्यादा बेटर मार्क आपको देता था। अब आते हैं फॉर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए और प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए क्या जरूरी चीज है। अच्छा, ये प्रिसाइजन और एक्यूरेसी अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, वहां पे हम ये मैं कंप्लीटली डिस्कस कर दूंगा कि ये प्रिसाइज और एक्यूरेट से क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ एलेबोरेट होती है, तो ये इसमें क्या फ़र्क होता है। तो हम अभी इसको बस इधर तक ही इस स्टेटमेंट को लेते हैं कि ये एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो हमारी एक्यूरेट और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है। और फिजिक्स जो है वो हमेशा अप्रिशिएट करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज एंड ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट हो हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो इस वक्त तक इंट्रोडक्शन हो गया। और फिजिक्स जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है? साइंस ऑफ मेजरमेंट्स भी कहलाती है। फिजिक्स जो है वो मेजरमेंट्स की साइंस भी है। और बल्कि आप मेजरमेंट जिस साइंस में सबसे ज़्यादा करते हैं वो फिजिक्स ही है, कि फिजिक्स में आपने बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में मेजरमेंट करनी होती है, तो इसलिए फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ये हमारे पास स्टेटमेंट हो जाती है। अच्छा, अब देखा जाए कि ये जो है हमें इसका बेनिफिट क्या होता है, हमें कौन से सवालों के जवाब मिले, जो हमने जिन सवालों के जवाब हमें मिले तो हमने कोई बेनिफिट गेन किया। हमें ये पता, यानी आपको ये तो पता हो कि हम मालूम क्या कर रहे हैं, मून हमारे पास क्या है, सन हमारे पास क्या है, व्हाट इज मून, व्हाट इज सन, हाउ यूनिवर्स इज फॉर्म्ड, हमें यूनिवर्स बनी कैसे, एट सम पार्ट इज द डे एंड डे लाइट इज देयर, बट एट सम पार्ट ऑफ द डे द सम अदर पार्ट इट इज नॉट अवेलेबल, कि कुछ दिन के हिस्से में आपके पास रोशनी होती है, कुछ हिस्से में नहीं होती है। व्हाट आर द क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले एक बता दिया कि नेचर क्या है, जब ये डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो नेचर जिन लॉ से बनी है ये पता लगाना शुरू कर देंगे, तो हर सवाल आ जाएगा, कैसे सूरज क्या है, चांद क्या है, जो चीजें हमें अपने इर्द गिर्द देखेंगे, ये यूनिवर्स बनी कैसे है, रोशनी क्यों दिन में होती है रात में नहीं होती है, ये सारी बातें जो है वो आप, तो ये सवालों के जवाब भी आपको इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। बल्कि ना सिर्फ इन सवालों के जवाब मिलेंगे बल्कि इनकी कैलकुलेशन भी मिलेगी कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है इन सारी चीज़ों को। अब आ जाते हैं सम इससे अगले पार्ट पे। ये सेकंड पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का। सम सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड लिविंग एंड सम अदर आर नॉन लिविंग। कुछ चीजें लिविंग कहलाती हैं, कुछ नॉन लिविंग कहलाती हैं, जो सेल्फ अवेयर्ड हो और खुद से डिसीजन ले सकती हो अपनी मूवमेंट का। सेल्फ अवेयर होना लिविंग में जरूरी है कि वो सेल्फ अवेयर होंगी, वो अपने एनवायरनमेंट को समझ के खुद डिसीजन लेंगी, सेल्फ कॉन्शियस होंगी, वो लिविंग थिंग्स होंगी, वो खुद डिसीजन ले रही होती है, उनमें एक लाइफ एक्टिविटी होती है, वो लिविंग थिंग है। और एक नॉन लिविंग है जो कि हमारे पास कोई उसके अंदर एक्टिविटी नहीं होती है और वो स्टेटिक थिंग होती है। इवन दो हम उसको, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन ने डिज़ाइन की हैं, प्रोग्राम किया, उनमें मूवमेंट ज़रूर होती है, लेकिन वो सेल्फ अवेयर नहीं होती और डिसीजन नहीं ले सकती।
तो सेल्फ अवेयर ना होना और डिसीजन ना लेना नॉन लिविंग थिंग की निशानी होगी हमारे पास। तो लिविंग थिंग्स के लिए हमारे पास जो साइंस है वो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, और नॉन लिविंग थिंग के लिए जो साइंस है हमारे पास वो फिजिकल साइंसेज हैं। फिजिकल साइंसेज की हमारे पास तीन मजीद हमारे पास जो है वो शाखें हैं। एक फिजिक्स है जिसमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन हमारे पास केमिस्ट्री है, और इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो एस्ट्रोनॉमी है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ये डिपेंड करता है सिलेबस सिलेबस के वो या कैटेगराइज करने वाले पे कि वो कैसे कैटेगराइज करता है, लेकिन ये है कि अभी तक आपके सिलेबस के मुताबिक ये इस तरह से डिवाइड हो रही है कि पहले फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, और फिर एस्ट्रोनॉमी है। फिजिक्स में हम जो है वो फिजिकल थिंग्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी में हम स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम इस बुक और सिलेबस की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास दिस बुक इज ओवर इन दिस बुक ओवर कंसर्न इज अबाउट फिजिक्स। हमारा कंसर्न जो है फिजिक्स से है। फिजिक्स कैन बी डिफाइंड विद so many different words, but the most appropriate and great definition is that it is the branch of science। ये हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन दी गई है कि ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें आप क्या करेंगे, विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर। ये आपके पास मैटर की स्टडी को डील करती है। ये आप डेफिनेशन आपने एज इट इज रटनी है, इसको अंदर कोई वर्ड भी आपने हेरा फेरी नहीं करनी, और ये पहले भी आप जो है पिछले 9th-10th के सिलेबस में आप पढ़ चुके हैं। फिजिक्स स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल। इसमें एक अपग्रेडेशन भी होगी आपकी सेकंड ईयर के सिलेबस में कि ये तो आपको ये बताया जाएगा कि ये जो मैटर है ना, ये एनर्जी है, ये सेम थिंग है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो फिर जब ये दोनों सेम थिंग है और कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर उस वक्त हमारे पास जस्ट स्टडी ऑफ नेचर ही रह जाएगी, क्योंकि नेचर में अगर आप कहें कि एनर्जी नहीं है, एग्जिस्ट करती, मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो देन क्या चीज़ पीछे रह जाती है। सन आपके पास मैटर और एनर्जी का कंपोजिशन है, अर्थ आपके पास मैटर और एनर्जी एनर्जी है, आपके पास एयर, आपके पास मैटर और एनर्जी है, आपके पास स्पेस जो है पीछे रह जाती है, बाकी आपके पास मैटर जो है वो और एनर्जी अगर निकाल दें तो ये तीन चीज़ें मिला के आपको कंप्लीट यूनिवर्स डिज़ाइन होती है। तो अगर आपने यही पढ़ना है मैटर और एनर्जी, तो आपने बस समझ लें कि पूरी ये नेचर ही पढ़नी है आपने, जो कुछ आपके पास है। अच्छा, इसके बाद आप आता है हमारे पास ये क्वेश्चन, यहाँ तक जो स्टडी ये डेफिनेशन होगी। मैटर की हम स्टडी करेंगे। जो मैटर वो है जो जिसकी डेफिनेट शेप हो, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो किसी, और उस उसकी कोई आपके पास उस ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसका कोई वजन हो, वो हमारे पास जो है मैटर होता है। एनर्जी जो है वो जिस चीज़ में मूवमेंट एग्जिस्ट करती हो या टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट एग्जिस्ट करती हो, यानी कॉज क्रिएट हो कर सकती हो मूवमेंट का या मोशन का, वो हमारे पास चीज एनर्जी होती है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पे आपने ये समझ लेना है। इससे पीछे हम एक इस सिलेबस की इंट्रोडक्टरी बात कर रहे थे कि आपने अब ये समझ लेना है कि आपके पास जो है वो कॉज क्या है, ये इसका हमें एडवांटेज क्या हुआ है। पहले हमने पढ़ा कि क्या पढ़ना है, फिर हमने पढ़ा कि अभी इसके पढ़ने की जरूरत क्या है, या हमें ये क्या जवाब देगा, या क्या क्या हमें जो है इससे किन सवालों के जवाब मिलेंगे। अब हम ये इस बात पे आ रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, या इससे हमें फायदा क्या मिला है। तो यही क्वेश्चन आपसे किया भी जा सकता है एग्जाम में कि हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन या इन वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड और इन ह्यूमन डेवलपमेंट, और या ये आपसे किया जाता है हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर पोटेंट फोर्सेस फॉर नेचर इन आउटलुक ऑफ मैनकाइंड, इन द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। तो इसका जवाब आपने ये समझना भी है कि ये क्या चीज़ है, और आप एक चीज़ यहाँ से ऑनवर्ड याद रख लें। इस पूरी बुक के लिहाज से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सिलेबस के लिहाज से, हमारा फेडरल बोर्ड का जैसे सिलेबस वर्क करता है कि वो ओवर सिलेबस डील विद एवरी वर्ड रिटन इन द बुक। अगर कोई वर्ड बुक में लिख दिया गया है ना, तो उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इस चीज से आपने आजाद नहीं रहना कि उस पर क्वेश्चन नहीं हो सकता, और आपने इस पर रिलैक्स नहीं लेना कि ये चीज बस वैसे ही लिखी हुई है। कोई भी लफ्ज और स्टेटमेंट और वर्ड लिखा हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो वर्ड स्टेटमेंट या कोई भी टर्म यूज हुई है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसको उसका मकसद क्या है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर द पोटेंट फोर्सेस फॉर चेंज इन द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक फोर्स की तरह, एक कुव्वत की तरह जो है वो काम किया है, और ये एक बड़ी अहम कुव्वत थी हमारी मैनकाइंड में
चेंज लाने की, जैसे कि हमें मैनकाइंड पहले नजर आती थी और इस वक्त जैसे नजर आती है। वक्त के साथ साथ जैसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, मैनकाइंड का जो फेस है या आउटलुक है वही चेंज कर दी। द इंफॉर्मेशन मीडिया एंड द फास्ट कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन मीडिया यानी हमें जो मीडिया की फैसिलिटी है, जैसे अभी आप एक मीडिया की फैसिलिटी की वजह से ये लेक्चर ले रहे हैं क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर है। दी इंफॉर्मेशन मीडिया एंड दी फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमें जो उसके बाद फास्ट मीन, देखिए अभी ये फास्ट है तो आप इतना ज़्यादा कंटेंट जो है वो रिकॉर्डेड लाइव कंटेंट आपके सामने नज़र आ रहा है और आपकी कन्वर्सेशन भी मेरे सामने आ रही है। तो ये जो है वो फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, इनकी वजह से हमें जो है वो हमारा कॉन्टैक्ट काफ़ी क्लोज हुआ है। आप देखें कि आप लोग जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हुए हैं और आप लोग इस चीज़ को विटनेस भी कर रहे हैं कि देखें हम दूर बैठे हुए भी हमारा कंप्लीट क्लासरूम इन्वायरमेंट बना हुआ है और हम क्लासरूम की तरह ही पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी है। इवन दो अभी हम इस वक्त लॉकडाउन पोजीशन में है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की मदद से हम बड़ी दूर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास क्लोज ऑफ कॉन्टेक्ट है कि आपके पास वर्ड जो है एक बड़ी क्लोज हो चुकी है। मोमेंट्स में आप दुनिया में कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। बस आपके पास वसाइल होने की बात है। तो आप जो है वो ये जो हमारे पास है, ये सारा कुछ हुआ है ये साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। वरना एयरक्राफ्ट हम कैसे बनाते हैं, एरोप्लेन कैसे बनाते हैं, रनवेज हम कैसे तैयार करते हैं, रोड्स हम कैसे तैयार करते हैं, हमने इंडस्ट्री लगाई, गाड़ियां तैयार की, ऑटोमोबाइल तैयार की, ये ईच एंड एवरीथिंग। ये कम्युनिकेशंस जो है वो दो तरह की है ना, एक तो आपके पास ये है जो डिजिटल कम्युनिकेशन है और आप एक आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में जो है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये भी जो है वो इसी वजह से ब्रॉट अप हुई है, या इसके सारे रूल्स एंड फार्मूला जो है वो इसी वजह से बने हैं कि आपके पास जो है वो ये साइंस की डेवलपमेंट की वजह से इन्हीं के रूल्स, ये ऑटो इंडस्ट्री आपके पास इन्हीं रूल्स को तो यूज करती है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं कि हमें जो है इवेंट्स हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन नो इजीली बी कम्युनिकेटेड। किसी दुनिया के कोने में कोई इवेंट्स हो रहे हैं वो हमें इजीली कम्युनिकेट हो जाते हैं। हमें इस वक्त वो कैसे कम्युनिकेट होते हैं, हमारे पास ये डिजिटल सर्विसेज है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, ये सारी चीज़ें बेस। अच्छा, ये जो नेट और टेलीफोन है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास जो है ना सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। और आप ये सैटेलाइट आगे पढ़ेंगे आपके पास ये कैसे करती काम करती है और किस तरह से होती है। तो इसने जो है वो आपको क्या प्रोवाइड कर दी है कि आपको ये प्रोवाइड कर दिया है कि इस वक्त वर्ल्ड जो है वो कैसे क्या हो रहा है दुनिया में, कोई भी न्यूज़ आप तक पहुंच सकती है। तो एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये हमें जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से हमें जो है वो ये सारा कुछ मिल जा सकता है हमें, यानी ये सारी चीज़ें जो फास्ट कम्युनिकेशन है वो हमें इस वजह से मिली है। ठीक है, वर्ल्ड ब्रॉडकास्टेड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसके बाद एक और चीज़ है। अच्छा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, इसकी वजह भी समझ लें कि मैं जो लफ्ज़ मार्क कर रहा हूँ आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या बात है और ये क्या चीज़ है, ये टर्म क्या है और ये इसके काम क्या है। यानी ये आपसे पूछा जा सकता है। आपका सिलेबस जो है वो ये मतलब इस वक्त आपका सिलेबस जो है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस नहीं है, कॉन्सेप्चुअल सिलेबस है। यानी आपको जो चीज़ भी आप पढ़ें उसके बारे में आपकी एक मेंटली ग्रिप हो, आप उस चीज़ को ग्रास्प करते हो, आपको ये पता हो कि आपको उस चीज के बारे में एक बड़ी लॉजिक पता हो कि ये क्या चीज है क्या। बिल्कुल डम और डमीज की तरह नहीं, मतलब आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, मैंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिखा है, आपको पता होना चाहिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या काम करती है और कैसे काम करती है। एटलीस्ट 1 और 2 लाइन्स तो आपको पता हो। और ये आगे आपके चैप्टर 6 पे ये बड़ी क्लियरली आपको पता लगेगा कि ये कैसे काम करती है। अभी मैंने इसकी जो बेसिक चीज है ये बता दी कि इसका अभी काम क्या है, कैसे करती है ये हमें पता लग जाएगा। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है इसने हमें क्या प्रोवाइड, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एंड मोबाइल एंड ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ व्हीकल। यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ने और ट्रैकिंग सिस्टम ने हमें जो है वो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हमें इम्प्रूव कर दिया है और ये बड़ी लेटेस्ट अचीवमेंट है। यानी देखिए आपको ये पता है कि आप किस जगह पर खड़े हैं ज़मीन पे और इस वक्त आप जो है वो ट्रैक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कि कोई चीज़ कहाँ पे है और किस वक्त किस जगह पे आप मूव कर रहे हैं। तो अब ये जो आपको फैसिलिटी है ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की वजह से अवेलेबल हुई है। और इस वक्त ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और इसके साथ ऐड होता है ट्रैकिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो आपको ये बताता है कि आप किस जगह पे मौजूद हैं। ट्रैकिंग सिस्टम इसमें साथ एक्सेसरी पार्ट है
इसमें ये आपको एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और इसकी जो आपकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं और इसमें एम्बिएंट सेंसर होते हैं, ये चीज़ें आपकी कंबाइन होकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ व्हीकल्स होता है। ये बताता है कि आपकी गाड़ी किस जगह पे है, डे लाइट है, नाइट लाइट है, और आप जो है वो इस वक्त कितनी स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं। इसमें स्पीडोमीटर का डाटा भी इन्वॉल्व होता है और आपकी इस तरह से जो रियल टाइम ट्रैकिंग होती है वो सारा कुछ कंबाइन होके आपको जो है वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और ये आगे जो 5G का दौर आएगा इसमें ये दोनों चीज़ें मजीद एडवांस होके आपकी ऑटोमेटिक अभी भी काफ़ी हद तक अचीव कर चुके हैं टेस्ला और दूसरी जो कंपनीज हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिक मोड ऑफ ड्राइविंग को यानी ऑटो पायलट के नाम से उन्होंने अपना इस सर्विस को काफ़ी इन्हांस किया है। लेकिन ये आगे आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इसमें, ऑटो यानी गाड़ियां अपने आप को खुद ड्राइव कर रही होंगी इन चीज़ों की वजह से। तो ये इस वक्त काफ़ी लेटेस्ट अचीवमेंट समझी जाती है। पहले तो मिलिट्री यूज़ के लिए बनाया गया था ग्लोबल बिजनेस सिस्टम, कि आपको पता हो कि ये जिसको शॉर्ट में जीपीएस बोला जाता है। आपसे ये भी वर्ड पूछा जा सकता है कि जीपीएस क्या चीज़ है, तो ये आपके पास जो है वो अभी तक अपडेट आ गई इस चीज़ की। वीडियो मोबाइल कम्युनिकेशन नाउ हैज़ ऑलमोस्ट बिकम अ कॉमन टेक्नोलॉजी ऑफ यूज। देखें हमारी जो ये अभी 40-50 स्टूडेंट्स की क्लास है, ये सारी की सारी वीडियो मोस्टली मोबाइल्स पे ही है, कुछ फ्यू परसेंट जो है वो लैपटॉप पे होंगे। तो ये जितना भी हमारा इस वक्त ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, इसमें ये इसकी वजह से ही मुमकिन है कि हमारे जो बच्चों के पास अवेलेबिलिटी है वीडियो मोबाइल्स की, उसकी वजह से जो है हमारा जो है वो हमने बड़ी आसानी से पूरी मतलब एकदम से क्लासेस को ऑनलाइन कर लिया। तो ये जो है वो डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो कॉमन यूज है इस वक्त। तो इस सारी चीज़ों से एक क्या चीज़ अखज़ हुई कि फिजिक्स हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल। फिजिक्स ने एक वाइटल रोल प्ले किया है किस में, अबाउ मेंशन्ड, ऊपर जो अभी बातें की गई हैं इनके बारे में, एंड अदर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप। और ये मेंशन्ड जो चीज़ें हैं इनमें और इसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजीज अभी तक डेवलप हुई हैं, इस इन तमाम चीज़ों में एक वाइटल रोल प्ले किया है किस चीज़ ने, फिजिक्स ने। तो ये अभी तक मैं इसको अब आखिरी जो इस लेक्चर के कुछ मिनट्स हैं इसमें मैं आपसे इनपुट लूँगा कि आप लोगों की क्या डिस्कशन है। और इसके बाद फिर ये क्योंकि इंट्रोडक्शन थी, इसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर की कि ये क्या पढ़ेंगे, क्या ये पहला लेक्चर इस पे लेके गया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपने जो जो हमारा सिलेबस का लर्निंग पार्ट है जिसमें हमने इन चीज़ों को सीखना है, उन उन चीज़ों की तरफ हम जाएंगे। तो अभी आप दोनों जो है वो इनपुट दें कि आप लोगों को कैसे समझ आई और क्या चीज़ें जो है वो आपने इसमें सीखी। सर क्लियर तो हो गया कि क्या मतलब फिजिक्स ने हमें प्रोवाइड यानी किया और ये फिजिक्स की आपको वजह आइडिया से हो आज गया कि हम आप इससे आगे क्या सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं और ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं और ये क्या चीज़ है। यस सर काफी हद तक आइडिया हो तो गया। इस पे कमेंट यस सर, ये और सारा आइडिया हो गया। और जो आप सर ऑटो एक पायलट की बात क्वेश्चन कर है, रहे थे आपने उसको वो ट्रैकिंग ऑटोनोमस सिस्टम ड्राइविंग के कहते हैं। ऑटोनमस ड्राइविंग। रेंज रोवर, टेस्ला, टोयोटा, इस तरह काफी कंपनीज इस पर काम कर रही हैं। अच्छा, रेंज रोवर और टेस्ला ने तो हाँ काफी ये हद तक बिल्कुल यही चीज़ है ना, ये हम इन चीज़ों को कंबाइन करके। जी जी सर। सर ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर आपने एक नाम लिया था जी से कुछ, वो मुझे समझ नहीं है आपने क्या बोला जीपीएस, था। जीपीएस नहीं, आपने इसके अलावा भी कुछ बोला था। एम्बिएंट लाइट सेंसर। चलिए मैं ये नोट्स में साथ में मेंशन कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। जी सर ठीक अभी नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह है। मिलते हैं। यस सर ठीक।